द कहानीबाज। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। आज की कहानी टोपाज है और ये टोपाज की आखिरी कड़ी है। तो चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है। मैंने शुरुआत में कहा था कि कहानी ख़त्म होते होते आपको ये सारी बातें एक लाइन में खुलती दिखाई देने लगेंगी। उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारा रैंडमनेस और केओस कहानी की शक्ल लेता दिख रहा होगा। अब जैसे हर एक कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुँचती है, ये कहानी भी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। पहले से बतला देने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर उससे मज़ा किरकिरा होने जैसा कुछ ना हो तो पहले से हिंट देने में हर्ज ही क्या है। अब चूंकि क्लाइमेक्स की बात है तो हीरोइन को भी वापस बुलाना पड़ेगा। जैस्मीन और गुड्डू में गाढ़ी दोस्ती हो गई थी और इस दोस्ती की शुरुआत लूडो जैसे अजीबो गरीब खेल से हुई थी। आज फिर बाजी सजी हुई थी। गुड्डू और जैस्मीन संजीदा होकर खेल रहे थे और वहीं पास में केशव अपनी स्टडी टेबल पर बैठा नई किताब लिख रहा था। जैस्मीन और गुड्डू अपने में मगन थे और केशव अपने में। केशव उन दोनों की बेसिर पैर की बातें सुनकर ये सोच रहा था कि दोनों में से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है, या फिर यह कह लें कि ज़्यादा भोला कौन है। ऐसे किसी को बेवकूफ़ कहना अच्छा भी नहीं लगता और शालीन भी नहीं लगता। सोचने वाली बात यह है कि तुम ये खेल बहुत जल्दी ही सीख भी गई हो और उसमें जबर भी हो गई हो। गुड्डू ने जैस्मीन का हौसला बढ़ाते हुए कहा। मैं स्पोर्ट्स में हमेशा से अच्छी रही हूँ, जैस्मीन ने शर्माते हुए कहा। सब हुनर की बात है जैस्मीन। वैसे जैस्मीन, तुम और केशव शादी क्यों नहीं कर लेते? केशव ने घूरते हुए कहा। आप अभी कन्यादान क्यों नहीं कर देते? गुड्डू ने कहा, कन्यादान करने के लिए पैसा कहाँ है हमारे पास। क्यों? अम्मा को भेजने के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो हमारी शादी में दे डालिए। आप तो वैसे भी लड़की वालों की तरफ से आएंगे। आजकल आप लड़के वाले तो रहे नहीं, लड़की वाले जो हो गए हैं। काफ़ी लूडो वूडो खेला जा रहा है आजकल। केशव ने चुटकी लेते हुए कहा। जैस्मीन ने पूछा, गुड्डू तुम्हारी मम्मी कैसी है? 4 पे 4। हा लो, कट गई तुम्हारी गोटी। खेल से 1 मिनट के लिए दिमाग हटा नहीं कि बस देखो हो गई ना चूक। तुम केशव के साथ ही खेला करो, मुझसे जितना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। केशव के साथ खेलने में कोई चैलेंज ही नहीं है, हर बार हार जाता है मुझसे। अभी कल ही तो इतनी बुरी तरह से हारा था। केशव लूडो खेला था। हाँ, केशव आजकल लूडो भी खेलता है और मेरे जिद करने पर मेरे साथ ट्विलाइट भी देखता है। नई किताब भी लिखी जा रही है। तुम्हारे आने का कुछ कुछ तो जादू हो रहा है। आई थिंक केशव लव्स यू मोर देन ही लव्स मी। तुमको पता है केशव आजकल रोज शाम तुम्हारे घर लौटने का कितना इंतजार करता है। कुछ भी ऐसे थोड़े होता है। गुड्डू ने शर्माते हुए कहा। अरे ऐसे ही है। तुम्हारे आने से केशव बदल गया है। केशव ने बड़े दिनों के बाद मेरे लिए एक रोमांटिक कविता भी लिखी है। नहीं तो अभी तक वो बस मरने लुटने पिटने वाली पेसिमिस्ट बातें ही लिखता था। तुम सुनोगे उसकी कविता? जैस्मीन बच्चों के से उत्साह से केशव की डायरी उठाने के लिए आगे बढ़ी तो केशव ने उसे घूरा कि वो डर कर वापस बैठ गई। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे तो याद भी है वो कविता। क्या थी वो? हाँ,
बहुत दिनों के बाद सजनिया कहा किसी ने कानों में, मिस्री वाली बातें भोली मानो या ना मानो में। बहुत दिनों के बाद हिया में धड़कन नहीं हरारत है, बंद पड़ गई धड़कन कब की, कुछ तो हुई शरारत है। गुड्डू ने कहा, लग रहा है तुम्हारे लिए लिखी है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए लिखी है बुद्धू, तुम भी ना। पता है केशव तुम्हारे लिए क्या कहता है? क्या कहता है? यही कि तुम पूरे बोदा हो, बोदा। केशव ने दोनों की बात से खिसियाते हुए कहा, यदि आप दोनों की मनोहर कहानियां खत्म हो चुकी हों तो हम कुछ लिख लें? नहीं, बता दीजिए, आप दोनों की इजाज़त भी तो होनी चाहिए। लिख लें हम? गुड्डू और जैस्मिन चुप हो गए और चुपचाप लूडो खेलने लगे। केशव वापस से अपनी किताब लिखने लगा। बीच में केशव के फ़ोन पर गुड्डू की माँ का फ़ोन आया और गुड्डू फ़ोन लेकर दूसरे कमरे में चला गया और काफ़ी देर तक अपनी माँ से बात करता रहा। अगली सुबह हुई। बेहतर होता सुबह सुबह नहीं होती, क्योंकि सुबह हुई तो गुड्डू घर में नहीं था और ना ही उसका सामान। मतलब ये कि गुड्डू जा चुका था। बहुत खोजने के बाद और 2-4 रोज़ गुजारने के बाद केशव समझ चुका था कि गुड्डू कम से कम मुंबई में तो नहीं है। शुरुआत में तो ये भी नहीं पता था कि गुड्डू को ज़मीन निगल गई या फिर आसमान, और पता चलता भी नहीं अगर गुड्डू केशव को फ़ोन नहीं करता। जब गुड्डू ने केशव को फ़ोन किया तो फ़ोन पर वो वाला गुड्डू था ही नहीं जो यहाँ उसके साथ मुंबई में रहता था। ये कोई और ही गुड्डू था। गुड्डू टूट चुका था, क्योंकि ना सिर्फ उसकी गांव की ज़मीन और घर बिक चुका था, बल्कि जब तक वो गांव पहुंचा तो उसकी माँ का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल सका। गांव वाले ने बताया कि उसे घसीट कर घर से बाहर निकाले जाने के बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। एक औरत सब कुछ झेल सकती है, लेकिन जिल्लत नहीं। गलती से गुड्डू की माँ ने वो भी झेलने की कोशिश की, लेकिन जिल्लत कभी किसी को कहाँ ही पची है, वो भी नहीं पचा पाई। कुछ कहानियाँ आखिर में ख़त्म होते होते फिल्मी हो जाती हैं, लेकिन फिल्मी कहानियाँ सच भी तो हो सकती है। गलती से गुड्डू की फिल्मी कहानी सच भी हो गई और उसका अंत भयानक मेलोड्रामा के साथ ही हुआ। उसकी ज़िंदगी की लास्ट लीफ टूटकर गिर चुकी थी और उसके साथ साथ केशव की ज़िंदगी की भी। पेड़ पर रहने वाली गौरैया भी उड़कर कहीं और ठिकाना बसाने निकल गई थी। अब हर किसी की ज़िंदगी की लास्ट लीफ को वापस से टांगने कोई पेंटर आए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। लास्ट लीफ के बगैर केशव ठाकुर ज़्यादा दिन तक पतझड़ से नहीं लड़ पाया और वो भी मुंबई छोड़कर चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि केशव ठाकुर ने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट किया और इस बार उसने झटके से टोपाज से अपनी नस काट ही ली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। कहानी बनाने वाले तो बहुत कुछ कहानी बना देते हैं और कहानी का दी एंड जानबूझकर ऐसा रखते हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं और सुनने वाले कहें कि वल्लाह क्या खूब कहानी कही है। केशव के लापता या मरना ही कह लीजिए होने के बाद मेरे घर में कुरियर से एक किताब आई। किताब कहो या केशव की डायरी कहो, डायरी के पन्ने पलट पलट के मैंने आपको अभी तक की ज़्यादातर कहानी सुना भी दी है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, मेरी आखिरी किताब गुड्डू और जैस्मिन के लिए। केशव की यह किताब, जो कि अगर छापी जा सकी तो उसकी पिछली सारी किताबों से
बहुत अलग होगी। यह किताब कम, डायरी ज़्यादा है। डायरी कम, रैंडमनेस ज़्यादा है, और रैंडमनेस कम, केओस ज़्यादा है। लेकिन मैं जितना देख पाता हूँ ये सारा डिसऑर्डर पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज होकर एक पुख्ता शक्ल ले लेता है। लेकिन ये वैसी किताब नहीं है जैसी मैं छापता आया हूँ। ये उसकी पुरानी किताबों के जोनर से काफ़ी दूर है। वैसे तो उसकी पुरानी सारी किताबें उसके ही शब्दों में कुल मिलाकर 2 कौड़ी का साहित्य थीं, लेकिन पब्लिशर और बिजनेसमैन होने के नाते मैं उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि केशव हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला लेखक था। ये अलग बात है कि केशव ठाकुर की किताबें सिर्फ बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर ही बिकती थीं। इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़मात उसे चीप कहती थी, लेकिन संख्या में उन्हें पसंद करने वाले लोग बहुतेरे थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लाल रंग के पेन से एक नोट लिखा हुआ है, जिसे तमाम लोग सुसाइड नोट मान लेंगे। नोट के आखिरी में केशव ठाकुर का सिग्नेचर है। नोट कुछ ऐसा कहता है: नीली छतरी हैं आप, यार सरकार हैं। हमने सुना है मौला भगवान है। बस जी भरोसा उठा, ऐसे भरतार हैं। आपको दर्द का है, आप हलकान हैं। पीर भी हमारी और वो चोट भी हमार हैं। आपने तो कह दिया विधि का विधान है। हंस के तमाशा देखे ना ही अधिकार है। काहे रची दुनिया जी मुर्दाए मसान है। पूरे हैं सैडिस्ट, आप रूस के वो जार हैं। जिंदगी दी भाड़े पे ये मौत भी लगान है। नीली छतरी हैं आप या सरकार हैं। हमने सुना है मौला भगवान है। भगवान। यू कांट फायर मी, आई क्विट। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी और निखिल साचान जी की कहानी का भाव रस का अनुभव आपको करा पाया हूँ। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें और इस कहानी को और लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। आप हमारी कहानी को स्पॉटिफाई, यूट्यूब, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, फेसबुक और इंस्टाग्राम के IGTV के द्वारा भी सुन सकते हैं।